ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग बिहेवियर। तो आपने कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर पढ़ा होगा, तो उसमें आपने देखा कि कंज्यूमर कैसे अपनी नीड को आइडेंटिफाई करके प्रोडक्ट को सिलेक्ट करता है, उसको परचेज करता है, उसको कंज्यूम करता है, उसको फिर फाइनली डिस्पोज करता है। तो उसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन अपनी नीड को फुलफिल करने के लिए, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन नीड क्या है कि उसको जो है प्रोडक्ट या सर्विसेज बनाने हैं, तो उसके लिए उसको रॉ मटेरियल चाहिए या फिर मशीनरी चाहिए या फिर सप्लाईज चाहिए। तो उसको जो है परचेज करने के लिए कैसे वो जो है डिसाइड करता है, सप्लायर को सिलेक्ट करता है, कैसे अपनी नीड को आइडेंटिफाई करता है, उसको इवेलुएट करता है डिफरेंट प्रोडक्ट्स को, और फिर फाइनली जो है सिलेक्ट कर लेता है किसी सप्लायर को जिससे वो रॉ मटेरियल या फिर मशीनरी जो है वो परचेज करता है। तो वही चीज़ ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग बिहेवियर कहलाता है, यानी कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिसीजन मेकिंग करता है रिगार्डिंग द परचेज ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज फॉर द फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग बिहेवियर क्या हो गया? रिफर्स टू द बाइंग बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट बाई प्रोडक्ट फॉर बिजनेस यूज, रीसेल और टू मेक अदर प्रोडक्ट, यानी कि किसी दूसरे प्रोडक्ट को बनाने के लिए या फिर रीसेल करने के लिए कैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज को परचेज करता है, तो उसी को क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग बिहेवियर कहते हैं। इट इज द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ये क्या है? डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है बाय विच फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश द नीड फॉर परचेज प्रोडक्ट, यानी कि पहले जो प्रोडक्ट परचेज करना है उसकी नीड है कि नहीं, पहले उसको इस्टेब्लिश करता है, एंड सर्विसेज एंड आइडेंटिफाई इवेल्युएट एंड चूज अमॉन्ग अल्टरनेटिव ब्रांड एंड सप्लाईज। और उसके बाद जब वो प्रोडक्ट या सर्विसेज की नीड है उसको जब इस्टेब्लिश कर लेता है, उसके बाद जो है अल्टरनेटिव ब्रांड्स और सप्लायर्स को आइडेंटिफाई करता है, उनको इवेल्युएट करता है, फिर फाइनली किसी एक सप्लायर या फिर ब्रांड को सेलेक्ट करके उनसे जो है ऑर्डर प्लेस कर देता है। तो यही चीज़ ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग बिहेवियर कहलाती है। क्लियर? तो ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग बिहेवियर में सिंपल सा इतना ही है कि कैसे जो ऑर्गेनाइजेशन है, भाई ऑर्गेनाइजेशन जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो कोई ना कोई प्रोडक्ट बना रही होती हैं, फिर कोई ना कोई प्रोडक्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होती हैं। तो उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उस सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए भी उनको कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल, मशीनरी या फिर सप्लाईज या फिर ऑफिस इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं। तो वो चीज़ें जो है वो किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से परचेज करती हैं। तो किस तरीके से वो पहले अपनी नीड को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद फिर डिफरेंट सप्लायर या फिर जो ब्रांड्स हैं उनको सिलेक्ट करती हैं और उनसे जो है ऑर्डर प्लेस करती हैं, तो उसी को ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग बिहेवियर कहा गया है। क्लियर? अब बात कर लें कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि आपने अभी डिफिनेशन देखा तो उसमें आप समझ ही गए होंगे कि सबसे पहली चीज़ कि फीवर एंड लार्जर बायर, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो नंबर ऑफ कम होते हैं। भाई कस्टमर या कंज्यूमर की कंपैरेटिव में आप देखें तो कंज्यूमर्स क्या है? करोड़ों में, हर घर में कंज्यूमर्स हैं, लेकिन हर घर में बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशंस नहीं होते हैं, तो फीवर हैं एज पर कंपेयर टू कंज्यूमर। वहीं पे लार्जर बायर्स, यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि जो क्वांटिटी होती है वो लार्ज अमाउंट में परचेज की जाती है, एक दो अमाउंट में परचेज नहीं की जाती है। जैसे कि अगर आपको जो है अपने घर के लिए टेबल चेयर लेना है तो आप एक या दो या चार पांच ले लेंगे, लेकिन जब कॉलेजेस में होता है या फिर ऑफिस में फर्नीचर्स परचेज करने होते हैं तो वहाँ पे कई सारे नंबर ऑफ यूनिट्स में परचेज किया जाता है, यानी कि उनकी क्वांटिटी क्या होती है? लार्ज होती है। दूसरा है क्लोज सप्लायर कस्टमर रिलेशनशिप। यहाँ पे क्या है? सप्लायर और कस्टमर रिलेशनशिप क्लोज होता है। नॉर्मली आप और जो दूसरे सेलर्स होते हैं, कंज्यूमर और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, उनके बीच में क्लोज रिलेशनशिप नहीं होता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरर जो करता है प्रोडक्ट वो कोई और है, बिजनेस कोई और है, वो होलसेलर को देता है, होलसेल रिटेलर को देता है, रिटेलर फिर फाइनल कंज्यूमर को देता है। तो कंज्यूमर और रिटेलर के बीच में रिलेशनशिप हो सकता है, लेकिन कंज्यूमर और मैन्युफैक्चरर के जो है बीच में रिलेशनशिप नहीं होता है। लेकिन ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग में क्या होता है कि सप्लायर और कस्टमर के बीच में रिलेशन होता है, क्योंकि सप्लायर डायरेक्टली जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को प्रोडक्ट सेल कर रहा होता है। देन है प्रोफेशनल परचेजिंग। प्रोफेशनल परचेजिंग क्यों है? क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से परचेज कर रहा है, यानी एक प्रोफेशन दूसरे प्रोफेशन से, एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय से डील करता है, परचेजिंग करता है, तो इसलिए क्या हो गया? ये प्रोफेशनल परचेजिंग हो गया। मल्टीपल बाइंग इन्फ्लुएंसेस। यहाँ पे क्या होता है कि अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कोई प्रोडक्ट चाहिए तो वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो इन्वॉल्व होते हैं उस परचेज डिसीजन में। जैसे कि पहले आपको सीईओ से या फिर एमडी से अप्रूवल लेना होगा, फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट से अप्रूवल लेना होगा क्योंकि पैसा वहाँ से आएगा, फिर जाके आप जो है सप्लायर से कांटेक्ट करते हो। तो यानी कि यहाँ पे मल्टीपल बाइंग इन्फ्लुएंसेस हैं। लेकिन आप एज अ कंज्यूमर समझें तो कंज्यूमर के रूप में अगर आप हैं तो आप जाते हैं, परचेज करके चले आते हैं, वहाँ पे आपको ज़्यादा कोई इन्फ्लुएंस करने वाला नहीं होता है। क्लियर? दिस नेक्स्ट जो है कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इज डिराइव डिमांड। डिराइव डिमांड मतलब कि यहाँ पे जो डिमांड है वो किसी दूसरी डिमांड की वजह से आती है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन अगर सप्लायर से कोई रॉ मटेरियल परचेज कर रहा है तो वो रॉ मटेरियल इसलिए परचेज कर रहा है क्योंकि कोई दूसरा प्रोडक्ट की डिमांड आया है। अब जैसे कि फ्लोर मिल ले लीजिए, तो आटे की डिमांड आ रही है, कंज्यूमर्स को आटा चाहिए, तो उसके लिए फिर क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन को जो फ्लोर मिल है उसको गेहूं चाहिए होगा, तो डिराइव डिमांड होता है। इन इलास्टिक डिमांड, यानी कि यहाँ पे जो डिमांड है वो प्राइस की वजह से ज़्यादा फ्लक्चुएट या चेंज नहीं करती है, इन इलास्टिक होती है। कंज्यूमर में क्या होता है कि अगर प्राइस थोड़ा सा भी आगे पीछे हुआ तो डिमांड जो है फ्लक्चुएट करती है, इलास्टिक डिमांड होता है। लेकिन यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन बाइंग में नॉर्मली इन इलास्टिक डिमांड होता है। नेक्स्ट है जियोग्राफिकली कंसंट्रेटेड बायर, यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि
ऑर्गेनाइजेशन नॉर्मली क्या है, किसी एक एरिया, एक लोकेशन में आपको मिल जाते हैं, लेकिन कंज्यूमर क्या है, कंज्यूमर डिस्पर्स्ड हैं, रेजिडेंशियल एरिया हो चाहे कोई दूसरा एरिया हो, हर जगह आपको कंज्यूमर्स मिलेंगे। लेकिन जो बिजनेस होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, हर घर में नहीं होते, वो किसी एक पार्टिकुलर मार्केट में, किसी एक पार्टिकुलर लोकेशन पे होते हैं। जैसे कि आप इंडस्ट्रियल एरिया के नाम से सुनते होंगे, एसईजेड, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, तो वहीं पे आपको इंडस्ट्रीज, वहीं पे जो है आपको कंपनीज मिलती हैं। मार्केट चले गए तो वहाँ पे बिजनेस आपको मिल जाएंगे। तो जियोग्राफिकली क्या है, ये कंसंट्रेटेड होता है, यानी कि किसी एक स्पेसिफिक लोकेशन पे आपको देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट इज डायरेक्ट परचेजिंग। यहाँ पे क्या होता है, डायरेक्ट परचेजिंग होता है, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सीधे दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के पास जाते हैं, उनसे जाके परचेज कर लेते हैं। यानी कि यहाँ पे मिडिल मैन, जो होलसेलर, रिटेलर या जो सप्लायर्स, जो होलसेलर रिटेलर्स होते हैं, ये सारे लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो डायरेक्ट परचेजिंग होता है, सीधे ऑर्गेनाइजेशन गया, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के पास गया, वहाँ पे जाके परचेज करता है। क्लियर। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई बिजनेस या फिर ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग के। तो अब बात कर लें कि इसके स्टेजेस क्या हैं। क्लियर। तो ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस बाइंग प्रोसेस, तो ये क्या है, रिफर्स टू द प्रोसेस थ्रू विच इंडस्ट्रियल बायर मेक अ परचेज डिसीजन। तो जो बाइंग प्रोसेस है वो किस चीज़ को रिफर करता है, कि किस तरीके से जो है कोई भी सप्लायर से प्रोडक्ट परचेज करना है, फिर मशीनरी परचेज करना है, तो किस तरीके से वो जो है क्या प्रोसेस अपनाते हैं। क्लियर। तो सबसे पहले आता है प्रॉब्लम रिकॉग्निशन। जैसे कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर में आपने देखा होगा कि नीड आइडेंटिफिकेशन, तो उसी तरीके से यहाँ पे क्या है, प्रॉब्लम रिकॉग्निशन। भाई ऑर्गेनाइजेशन है तो उनको पहले नीड को आइडेंटिफाई करना होगा ना, कि किस चीज़ की नीड है उनको। तो ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्नाइज अ प्रॉब्लम और नीड दैट कैन बी मेट बाय एक्वायरिंग गुड्स और सर्विसेज। यानी कि पहले ऑर्गेनाइजेशन को अपनी प्रॉब्लम को या नीड को आइडेंटिफाई करना होता है, जिसको किसी पर्टिकुलर गुड्स या सर्विसेज से फुलफिल किया जा सकता है। क्लियर। अब सपोज करें कि जो है आटे की डिमांड आ रही है, तो आटे की डिमांड आ रही है तो उसके लिए क्या चाहिए आपको, व्हीट चाहिए, गेहूं चाहिए। तो ये नीड आ गई, ये प्रॉब्लम आ गई। तो अब आप क्या करोगे, अगला काम क्या हो जाएगा, जनरल नीड डिस्क्रिप्शन। यानी कि आपको डिस्क्राइब करना होगा कि किस टाइप का जो है आपको प्रोडक्ट चाहिए, किस टाइप का जो है आपको गुड्स या सर्विसेज चाहिए, उसकी जनरल नीड क्या है वो आप उसको डिस्क्राइब करिए। एंड देन प्रोडक्ट को स्पेसिफाई करिए कि किस टाइप का जो है, अगर गेहूं भी चाहिए तो किस टाइप का गेहूं चाहिए, चावल चाहिए तो किस टाइप का चावल चाहिए, मल्टीपल टाइप के आपके जो है राइस आते हैं, चावल आते हैं, तो कौन सा चावल आपको चाहिए। तो इसको जो है आपको वहाँ पे क्या करना होगा, प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन करना होता है। देन अगला काम आता है सप्लायर सर्च। अब क्या है कि जो भी टाइप का प्रोडक्ट आपको चाहिए, जो भी गुड्स या सर्विसेज चाहिए आपको, अब उसके लिए मार्केट में कौन कौन सप्लायर्स अवेलेबल हैं, आप उनको सर्च करें। अभी यहाँ पे क्या है, सर्च करिए, यानी कि लिस्ट बना लीजिए कि अच्छा मिस्टर ए है, मिस्टर बी है, मिस्टर सी है, 3 टाइप के लोग हैं, और तीनों जो हैं आपको उस टाइप का जो है प्रोडक्ट दे देंगे जिस टाइप का आपको चाहिए। क्लियर। उसके बाद अगला स्टेज आता है प्रपोजल सॉलिसिटेशन। प्रपोजल सॉलिसिटेशन कहने का मतलब यहाँ पे है कि एक्विजिशन एंड एनालिसिस ऑफ प्रपोजल, यानी कि आप जो सप्लायर आपने चूज किए, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, तीनों को जो है आप वहाँ पे उनको जो है उनसे प्रपोजल मंगाओगे कि आपको 10 क्विंटल जो है राइस चाहिए, तो आप बताइए कि आपका क्या एस्टिमेट रहेगा, आप कितने प्राइस में और कब तक दे पाएंगे। तो ये क्या है, ए स्टेज ऑफ बिजनेस बाइंग प्रोसेस इन विच द बायर इनवाइट्स क्वालिफाइड सप्लायर टू सबमिट प्रपोजल। यहाँ पे हम क्या करेंगे, तीनों से कॉन्टैक्ट करेंगे और तीनों को बताएंगे कि हमें इतनी रिक्वायरमेंट है और उसके लिए आप जो है अपना प्रपोजल दीजिए। क्लियर। यहाँ पे अभी सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रपोजल मांग रहे हैं सप्लायर से। सप्लायर जो है फिर वो अपना प्रपोजल देगा, तो उसको हम जो है इवैल्यूएट करेंगे और उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, सप्लायर को सेलेक्ट कर लेंगे। यानी कि हमें मिस्टर ए या फिर मिस्टर बी या मिस्टर सी, तीनों में से किसी एक को सेलेक्ट करना है कि मिस्टर बी से हम जो है प्रोडक्ट परचेज करेंगे। यानी कि 10 क्विंटल राइस चाहिए तो 10 क्विंटल हमें वेट चाहिए था, तो हम जो है वो मिस्टर बी से परचेज करेंगे। क्लियर। सप्लायर को हमने क्या किया, सेलेक्ट कर लिया। अब जो है ऑर्डर रूटीन स्पेसिफिकेशन, यानी कि अब जो है हम उस सप्लायर को हमें कितने क्वांटिटी में कब चाहिए, सारी चीज़ें वहाँ पे बताते हैं। राइट्स द फाइनल ऑर्डर विद द चूजन सप्लायर लिस्टिंग द टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, है कि किस टाइप का चावल चाहिए, कितनी क्वांटिटी में चाहिए, क्या एक्सपेक्टेड टाइम है डिलीवरी का, यानी कि कब तक आपको जो है डिलीवरी करनी होगी, रिटर्न की पॉलिसीज़ क्या होंगी, वारंटीज़ क्या होंगी, ये सारी चीज़ें जो है वहाँ पे आप क्या करते हो, स्पेसिफाई करते हैं। तो ऑर्डर रूटीन स्पेसिफिकेशन। और उसके बाद फिर लास्ट में क्या आता है, परफॉर्मेंस रिव्यू, यानी कि क्या सप्लायर आपको उस क्वालिटी का प्रोडक्ट उस प्राइस में और जो है एक्सपेक्टेड टाइम में जो है डिलीवर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है आप क्या करते हो, परफॉर्मेंस को रिव्यू करते हो। तो ये पूरा जो है बिजनेस बाइंग प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन को अपने यहाँ पे क्या आइडेंटिफाई करना होता है कि उनकी नीड क्या है, उनको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, क्लियर, अपने बिजनेस को रन करने के लिए। फिर उसके एक जनरल नीड को डिस्क्राइब करते हैं, प्रोडक्ट के बारे में स्पेसिफाई करते हैं कि हम उनको किस टाइप का प्रोडक्ट चाहिए, उसका स्पेसिफिकेशन, उसका टेक्निकल क्वालिटी, वैल्यू जो भी वो एडेड होना चाहिए उसमें, वो सारी चीज़ें उनको आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद सप्लायर को सर्च करते हैं जो उस टाइप का प्रोडक्ट उनको जो है डिलीवर कर सकता है। फिर उससे उनसे जो है वो प्रपोजल मंगवाते हैं, उसको एनालिसिस करते हैं, फिर फाइनल एक सप्लायर को सिलेक्ट कर लेते हैं, उसको ऑर्डर रूटीन स्पेसिफिकेशन बताते
बताते हैं, यानी कि किस क्वांटिटी में, किस क्वालिटी में, और क्या जो है वारंटीज़ वगैरह होंगी और कब तक डिलीवरी चाहिए, वो सारी चीज़ें उनको बताते हैं रिटर्न में, और फिर उसकी परफॉर्मेंस को रिव्यू करते हैं। अगर परफॉर्मेंस पुअर होती है उस सप्लायर की, तो फिर यहाँ पे क्या होता है कि दोबारा से आप जो है दोबारा से नया स्टेज जो है शुरू हो जाएगा, यानी कि फिर से आप जो है किसी दूसरे सप्लायर को सर्च करने की कोशिश करेंगे। अगर परफॉर्मेंस अच्छी रहती है तो वही उसी से आप क्या करते हो, रीबाई करते रहोगे, यानी कि मिस्टर जो सप्लायर बी था तो उसी से आप जो है बार बार परचेज करते रहोगे जब तक कि आपको दोबारा से कोई दूसरी नीड नहीं आ जाती है। तो ये है बिजनेस बाइंग प्रोसेस। बाइंग सिचुएशन कहने का मतलब है कि किन कंडीशंस में, किन सर्कमस्टांसेस में, या फिर किन सिचुएशन में, हालातों में कोई प्रोडक्ट जो है कंज्यूमर या फिर ऑर्गेनाइजेशन परचेज करता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, बाइंग सिचुएशन कहते हैं। द सर्कमस्टांसेस सराउंडिंग अ परचेज। तो नॉर्मली 3 टाइप के सिचुएशंस हो सकते हैं। सबसे पहला है कि ए बायर वांट्स टू परचेज द ओल्ड प्रोडक्ट एज इट इज, यानी कि जो पहले प्रोडक्ट परचेज कर रहा था बायर, वही प्रोडक्ट अभी भी परचेज करना चाहता है, कोई भी चेंजेस नहीं करना चाहता है। सपोज करिए कि आप जो है एक मंथ में 10 पैकेट्स जो है वो सनफीस्ट बिस्किट का यूज़ करते थे, शुगर एडेड बिस्किट्स जो सनफीस्ट के आते हैं वो आप जो है परचेज करते थे। तो इस महीने भी आपको वही 10 पैकेट बिस्किट जो है शुगर एडेड बिस्किट सनफीस्ट के आपको परचेज करने हैं। तो ये सिचुएशन पहली हो गई कि जो पहले हम परचेज करते तो वही अभी परचेज करना है, कोई भी चेंजेस नहीं करना है। क्लियर? तो इसको हम कहते हैं स्ट्रेट रीबाई। वहीं पे दूसरा सिचुएशन क्या आ गया, मॉडिफाई एनी परचेज। अब आपको पता चलता है कि आपके घर में किसी को जो है डायबिटीज़ हो गया, या फिर घर का कोई एक या दो मेंबर कहीं बाहर चला गया, किसी दूसरी जगह चला गया, तो आप अपने प्रोडक्ट को क्या करोगे, मॉडिफाई करोगे, यानी कि आप 10 पैकेट बिस्किट की बजाय आप क्या करोगे, 5 ही पैकेट बिस्किट जो है सनफीस्ट का शुगर एडेड बिस्किट जो है आप परचेज करोगे। तो इसको कहते हैं मॉडिफाई एनी परचेज, यानी कि जो पहले खरीदते आ रहे थे अब जो है हम वो उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चेंजेस कर देते हैं। क्लियर? और तीसरा कंडीशन क्या होता है, न्यू प्रोडक्ट। घर में पता चलता है कि किसी को डायबिटीज़ हो गया, तो डायबिटीज़ हो गया तो अब हमको क्या चाहिए, शुगर फ्री बिस्किट्स चाहिए। अब उसको हम शुगर एडेड बिस्किट्स नहीं, शुगर फ्री बिस्किट्स जो है हमको परचेज करना पड़ेगा, तो न्यू प्रोडक्ट। तो ये 3 सिचुएशन हो सकती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या फिर किसी भी कस्टमर के सामने ड्यूरिंग द परचेजिंग ऑफ एनी प्रोडक्ट। सबसे पहला बाइंग सिचुएशन है दैट इज स्ट्रेट रिबाई। स्ट्रेट रिबाई क्या होता है कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट अभी तक आप परचेज करते आ रहे थे वही प्रोडक्ट आप जो है आगे भी परचेज करते हो, तो उसको कहते हैं स्ट्रेट रिबाई। जैसे कि मूवीज़ में आपने देखा होगा कि बार का सीन आता है, तो वहाँ पे जो पर्सन ड्रिंक कर रहा होता है तो वो क्या कहता है कि रिपीट रिपीट, यानी कि जो पहले दिया था वही दोबारा दे दीजिए, तो दैट इज स्ट्रेट रिबाई। आप रिटेल शॉप पे जाते हो, अगर आप वहाँ से पहले से ही परचेज करते आ रहे होगे, मिल्क का पैकेट हो गया, फिर कोई भी प्रोडक्ट हो गया, तो आप जैसे ही रिटेल शॉप पे जाओगे तो सामने वाला जो रिटेलर होता है वो ऑटोमेटिक समझ जाता है कि आपको क्या चाहिए। अगर आपने मिल्क बोला तो कौन से ब्रांड का मिल्क चाहिए, अमूल का, मदर डेयरी का, या फिर नमस्ते इंडिया का, किसका ब्रांड चाहिए, वो आपको सीधे सीधे जान जाता है देखकर, और आपको सीधे वही प्रोडक्ट निकाल के आपको दे देता है। तो दैट इज स्ट्रेट रीबाई। द परचेजिंग डिपार्टमेंट रीऑर्डर सप्लाईज सच एज ऑफिस सप्लाईज एंड बल्क केमिकल ऑन अ रूटीन बेसिस एंड चूजेस फ्रॉम सप्लायर्स ऑन एन अप्रूव्ड लिस्ट, यानी कि पहले से ही जो हमने सप्लायर को सेलेक्ट करके रखा हुआ है कि जिससे हमें ऑफिस सप्लाईज यानी पेन पेंसिल या फिर प्रिंटर का इंक हो गया, पेज हो गया, या फिर कोई केमिकल हो गया, जिससे कि रूम की सफाई होती है, ऑफिस की बिल्डिंग सफाई होती है, तो वो चीज़ें जिससे पहले से मंगवा रहे थे उसी से हम जो है वहाँ पे मंगवा के फिर से ले लेते हैं, तो दैट इज स्ट्रेट रिबाई। दूसरी कंडीशन आती है मॉडिफाइड रिबाई। मॉडिफाइड रिबाई में क्या होता है कि हम प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ चेंज कर देते हैं, यानी कि उसके स्पेसिफिकेशन में, प्राइस में, या फिर डिलीवरी रिक्वायरमेंट में, या फिर किसी दूसरे टर्म्स में जो है हम चेंज कर देते हैं, तो वो चीज़ क्या हो जाती है, मॉडिफाइड रिबाई हो जाती है। सपोज करिए कि घर में आपके 5 मेंबर थे, तो आप जो है 10 पैकेट बिस्किट्स मंगा रहे थे, लेकिन अब जो है 2 मेंबर बाहर चले गए, तो अब आपको क्या है, अब आपको जो है 3 पैकेट बिस्किट्स ही चाहिए होंगे। तो यहाँ पे आपने क्या किया कि यहाँ पे आपने जो क्वांटिटी थी उसमें मॉडिफिकेशन कर दिया। क्लियर? वहीं पे तीसरा आता है न्यू टास्क, यानी कि यहाँ पे आपको कंप्लीटली नई नीड आ गई है। आप सपोज करिए कि आप कार परचेज करना चाहते हो, पहली बार कार परचेज करने जा रहे हैं, तो ये क्या है, ये न्यू टास्क है, यानी कि बाइंग अ प्रोडक्ट और सर्विस फॉर द फर्स्ट टाइम। कोई नई ऑफिस की बिल्डिंग परचेज करने चले गए, या फिर कोई नया सिक्योरिटी सिस्टम आप परचेज करने चले गए, तो दैट इज न्यू टास्क। तो ये 3 सिचुएशंस होती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग में या फिर कंज्यूमर बाइंग में, कि स्ट्रेट रिबाई यानी कि जो पहले प्रोडक्ट परचेज करते थे, जिससे परचेज करते थे उसी से वही प्रोडक्ट और उसी सप्लायर से आप परचेज कर रहे हैं। मॉडिफाइड रिबाई में आपने क्या किया कि सप्लायर वही रखा, लेकिन जो प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन थी, प्राइसेस थे, या फिर डिलीवरी रिक्वायरमेंट थी, उसमें जो है आपने टर्म्स एंड कंडीशन में चेंज कर दिया। या फिर तीसरा, नया टास्क, कोई नई नीड आ गई है, उसके लिए फिर आपको जो है नया प्रोडक्ट चाहिए, तो उसके लिए आप जो है नया, हो सकता है कि नया रिटेलर सर्च करें, या फिर जो पुराना रिटेलर है उससे भी अप्रोच करेंगे। तो दैट इज बाइंग सिचुएशंस। बाइंग ग्रिड मॉडल। देखिए ग्रिड का मतलब क्या होता है, ग्रिड का मतलब जब बहुत सारे
लाइंस जो है वो आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो बहुत सारे छोटे छोटे स्क्वायर्स और रेक्टेंगल्स बन जाते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, ग्रिड कहते हैं। जैसा कि आप फिगर में देख रहे होंगे, तो यहाँ पे क्या है, बहुत सारे वर्टिकल लाइन है और हॉरिजॉन्टल लाइंस, और ये आपस में इंटरसेक्ट करके डिफरेंट डिफरेंट स्क्वायर्स और रेक्टेंगल बना रही हैं, तो इन्हीं को ग्रिड कहा जाता है। तो इसी तरीके से जब ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग होता है तो वहाँ पे डिफरेंट 3 टाइप के सिचुएशंस होते हैं। कौन कौन से? न्यू टास्क, स्ट्रेट रिबाई और मॉडिफाइड रिबाई। और वहीं पे 8 फेजेस होते हैं, जो बिजनेस बाइंग प्रोसेस आपने पढ़ा 8 फेजेस, वो फेजेस होते हैं। तो जब आप इनको कंबाइन करते हैं ना तो एक ग्रिड बन जाता है, तो उसी को क्या कहा गया, बाइंग ग्रिड मॉडल। तो ये मॉडल क्या है, मॉडल डेवलप टू अंडरस्टैंड बिजनेस बाइंग प्रोसेस इन डिफरेंट सिचुएशन, यानी कि डिफरेंट सिचुएशंस में जो बाइंग सिचुएशंस होती है, न्यू टास्क, मॉडिफाइड रिबाई और स्ट्रेट रिबाई, इन तीनों सिचुएशन में कैसे जो है बाइंग प्रोसेस जो है परफॉर्म किया जाता है, उससे रिलेटेड कैसे डिसीजंस लिए जाते हैं, वही चीज़ ये बाइंग ग्रिड मॉडल शो करता है। तो ये क्या है, एक जनरल मॉडल है जो कि एक्सप्लेन करता है हाउ कंपनीज मेक डिसीजंस, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में 8 फेजेस में कैसे डिसीजंस जो है कंपनीज लेती हैं, उसी को बाइंग ग्रिड मॉडल कहा गया। तो बाइंग ग्रिड मॉडल जो है वो 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, 8 बाई फेजेस का जो कि प्रोसेस है, 8 फेजेस होते हैं ना प्रोसेस में, बाइंग प्रोसेस में वो, और 3 बाइंग सिचुएशंस होती हैं, उन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या है, बाइंग ग्रिड मॉडल है। तो ये जो मॉडल है, रॉबिन्सन, पैट्रिक जे, चार्ल्स डब्ल्यू फेरिस एंड योरम विंड, इन्होंने जो है इसको डेवलप किया 1967 में। तो अब इस मॉडल को देखते हैं। तो देखिए एक साइड पे आपको देखिएगा बाइंग सिचुएशन, जिसको हम बाइंग क्लास भी कहते हैं, वहाँ पे न्यू टास्क है, मॉडिफाइड रिबाई है और स्ट्रेट रिबाई है, इन दोनों को हमने डिस्कस कर लिया है। और वहीं पे दूसरे साइड आपको देखेंगे बाइंग फेजेज है, तो यहाँ पे क्या है, वो 8 फेजेज हैं कि प्रॉब्लम पहले आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर जनरल नीड को डिस्क्राइब किया जाता है, देन प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशन के बारे में बताता है, सप्लायर को सर्च किया जाता है, उनसे प्रपोजल लिया जाता है, देन सप्लायर को सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद ऑर्डर रूटीन स्पेसिफिकेशन दिया जाता है कि कब कहाँ कैसे कितनी क्वांटिटी में चाहिए, और परफॉर्मेंस रिव्यू किया जाता है। तो ये 8 फेजेज होते हैं जो बाइंग प्रोसेस के होते हैं, और 3 सिचुएशन कौन से हैं, न्यू टास्क, मॉडिफाइड रिबाई और स्ट्रेट रिबाई। तो इन दोनों को कंबाइन करके पूरा आप देख रहे हैं कि अलग अलग स्क्वायर्स और जो है रेक्टेंगल बन गए हैं, तो इसी को क्या कहा गया, बाइंग ग्रिड कहा गया। तो अलग अलग सिचुएशंस में ऑर्गेनाइजेशन कैसे डिसीजन मेकिंग करती है, उसी से रिलेटेड ये मॉडल डेवलप किया गया है। तो देखिए जब कोई न्यू टास्क होता है, कोई नया टास्क आता है, कोई नया प्रोडक्ट परचेज करना है, तो उस केस में क्या है, नया प्रोडक्ट परचेज करना है, तो यानी कि हमें नया सप्लायर भी चाहिए होगा, तो यानी कि यहाँ पे प्रॉब्लम को आइडेंटिफिकेशन करना होगा, जनरल नीड को डिस्क्राइब भी करना होगा, प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन के बारे में बताना होगा कि क्या क्वालिटी होगी, क्या प्राइस होगा, सारी चीज़ें क्या जो है उसमें होना चाहिए, क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको डिस्क्राइब करनी होगी। सप्लायर को सर्च करना होगा, उनसे प्रपोजल लेना होगा, प्रपोजल को एनालाइज करके सप्लायर को सिलेक्ट करना होगा, और उसके बाद उनको ऑर्डर रूटीन स्पेसिफिकेशन भी बताना होगा कि किस टाइम पे कितनी क्वांटिटी में कितना अमाउंट में चाहिए, और उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस को रिव्यू भी करना होगा। तो यानी कि यहाँ पे 8 फेजेस में डिसीजंस लेने होंगे, किसको, ऑर्गेनाइजेशन को। तो न्यू टास्क जब भी होगा तो 8 फेजेस पे जो है डिसीजन मेकिंग परफॉर्म करना पड़ता है। वहीं पे सपोज करें कि केस आता है मॉडिफाइड रिबाई का। तो मॉडिफाइड रिबाई में क्या है कि पहले जो प्रोडक्ट आप परचेज करते थे उसमें से आपने स्लाइटली चेंज कर दिया, यानी कि प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन में आपने कुछ चेंज कर दिया, और फिर आप जो है ऑर्डर दे रहे हैं, तो वही चीज़ क्या होता है, मॉडिफाइड रिबाई कहलाता है। तो यहाँ पे क्या है, क्या आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन करने की जरूरत है? नहीं, यहाँ पे कर भी सकते हो, नहीं भी, यानी कि मैंडेटरी नहीं है। जनरल नीड डिस्क्रिप्शन को भी आपकी जरूरत नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन ये जरूरी है, क्योंकि आप मॉडिफाई कर रहे हो, तो मॉडिफाई किस में कर रहे हो, प्रोडक्ट में, या हो सकता है कि क्वांटिटी में आप कम कर दे रहे हो, पहले 50 यूनिट मंगाते थे, अब जो है आपको खाली 10 यूनिट चाहिए, तो आपको प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन में डिसीजन मेकिंग करना होगा। और उसके बाद जो है सप्लायर आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, ऑर्डर रूटीन स्पेसिफिकेशन भी आपको पता है कि कितने बजे कब जो है आपको ऑर्डर डिलीवर करना होता है। लास्ट आता है परफॉर्मेंस रिव्यू, वो करना जरूरी है, क्योंकि आपने प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशन में भले चेंज किया हो, लेकिन परफॉर्मेंस को आप हमेशा करेंगे। मॉडिफाइड रिवाई में आपको क्या करना है, प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन और परफॉर्मेंस रिव्यू पे डिसीजंस लेने होते हैं, बाकी सभी पे आप चाहें तो या ना चाहें डिसीजंस ले सकते हैं। वहीं पे स्ट्रेट रिवाई आता है, देन आता है क्या है, स्ट्रेट रिवाई, जहाँ पे जो पहले प्रोडक्ट परचेज करते थे, जिस क्वालिटी का जिस क्वांटिटी में परचेज करते थे, वही चीज़ आपको फिर से ऑर्डर को रिपीट कर देना है। तो यहाँ पे किस पे फोकस करना है, आपको सिर्फ प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशन और परफॉर्मेंस रिव्यू, इन्हीं दोनों पे फोकस करना है, बाकी आपको किसी भी चीज़ पे डिसीजन मेकिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है ऑर्गेनाइजेशन को। तो यही चीज़ बाइंग ग्रिड मॉडल कहलाता है, यानी कि डिफरेंट सिचुएशंस में कैसे जो है ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन मेकिंग करती है रिगार्डिंग बाइंग, तो उसी को क्या कहते हैं, बाइंग ग्रिड मॉडल कहते हैं। बाइंग सेंटर या फिर बाइंग रोल, देखिए कोई भी प्रोडक्ट जब भी कोई कंज्यूमर या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन परचेज करता है, तो उस प्रोडक्ट को परचेज करने में, गुड्स और सर्विसेज को परचेज करने में वो अकेले इन्वॉल्व नहीं होता, उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, और फाइनली जो है वो प्रोडक्ट को परचेज किया जाता है। तो वो सभी लोग जो उस प्रोडक्ट को परचेज करने में इन्वॉल्व होते हैं, वो अलग अलग रोल परफॉर्म करते हैं, तो उन्हीं को बाइंग सेंटर या फिर बाइंग रोल कहा जाता है। तो बाइंग सेंटर, बाइंग रोल क्या हो गया, आर ग्रुप ऑफ पीपल विद इन ऑर्गेनाइजेशन हु मेक परचेजिंग डिसीजन,
डिसीजंस, तो जो परचेज डिसीजंस में इन्वॉल्व होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी लोग हैं और वो परचेज डिसीजन में इन्वॉल्व होते हैं, तो उन्हीं को बाइंग सेंटर कहा जाता है और वो अलग अलग रोल परफॉर्म करते हैं, इसलिए इसको बाइंग रोल भी कहा जाता है। तो वेबस्टर एंड विंड इन्होंने कहा डिसीजन मेकिंग यूनिट ऑफ ए बाइंग ऑर्गेनाइजेशन द बाइंग सेंटर। तो जो बाइंग ऑर्गेनाइजेशन का डिसीजन मेकिंग यूनिट होता है कि कौन सा प्रोडक्ट परचेज करना है, कब करना है, कितनी क्वांटिटी में करना है, उसी को इन्होंने क्या कहा, बाइंग सेंटर कहा। तो उन्होंने क्या कहा कि इट कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज इंडिविजुअल्स and groups who participate in the purchasing decision making process, who share some common goals and the risk arising from the decision। तो वो सभी इंडिविजुअल्स या ग्रुप्स जो पार्टिसिपेट करते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, कौन से डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, परचेजिंग से रिलेटेड, और जो कॉमन गोल को शेयर करते हैं और जो भी डिसीजन से रिस्क होगा उसको भी शेयर करेंगे, तो वो चीज़ वो लोग क्या कहलाते हैं, बाइंग सेंटर कहलाते हैं। बाइंग सेंटर में जो भी इंडिविजुअल्स होते हैं वो अलग अलग रोल परफॉर्म करते हैं, तो उसके बेसिस पे 7 टाइप के रोल्स हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आता है इनिशिएटर। इनिशिएटर यानी कि जो शुरुआत करता है, यानी कि जो बताता है कि हाँ हमें इस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है। यूजर्स या फिर कोई और इन दी ऑर्गेनाइजेशन हु रिक्वेस्ट दैट समथिंग टू बी परचेज, यानी कि जो बोलता है कि हाँ हमें ये परचेज कर लेना चाहिए। हु फर्स्ट सी द नीड ऑफ फॉर द प्रोडक्ट, यानी कि वो पहली बार, वो सबसे पहले रिकॉग्नाइज कर लेगा कि हाँ हमें इस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है और ये प्रोडक्ट परचेज करना चाहिए। क्लियर? तो उसको क्या कहते हैं, इनिशिएटर, यानी कि जो शुरुआत करता है किसी प्रोडक्ट के बारे में कि इस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए बात रखता है अपने, तो उसको हम क्या कहते हैं, इनिशिएटर कहते हैं। क्लियर? जैसे आप 5-6 लोग फैमिली मेंबर्स हैं, तो वहाँ पे जो है कोई आपके पिताजी हैं, सपोज करिए कि वो ऑफिस जाते हैं तो बाइक जाते हैं, फिर बस से जाते हैं और गर्मी खूब बढ़ रही है, तो फिर आप क्या कहते हैं कि आपकी मम्मी या फिर आपका भाई बहन आता है, वो कहता है कि डैड हमें कार परचेज कर लेना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा, वो इनिशिएटर कहलाएगा। यानी कि उसने कार परचेज करने की बात वहाँ पे रखी, उस चीज़ की नीड को उसने आइडेंटिफाई किया। क्लियर? उसके बाद आता है यूज़र। तो यूज़र कौन होगा, दोज हु विल यूज़ द प्रोडक्ट और सर्विस। तब वो पापा ऑफिस जा रहे हैं, तो पापा ऑफिस जाते हैं, गर्मी में जाते हैं, तो इसी वजह से वो प्रोडक्ट परचेज किया है, तो एक्चुअल में उस प्रोडक्ट को कौन यूज़ करेगा, पापा यूज़ करेंगे जब कार आ जाएगी, लेकिन बाकी लोग भी उसको प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे जब भी कहीं पार्टी में जाना हुआ या फिर घूमने फिरने जाना हुआ, तो यूजर्स, वो लोग क्या कहलाएंगे, यूजर्स कहलाएंगे। तो इनिशिएट किसी और ने किया, यूजर्स बहुत सारे लोग हो गए। नेक्स्ट आता है इन्फ्लुएंसर, यानी कि बहुत सारे आपके फैमिली में ऐसे लोग होंगे कि जब भी कोई परचेज डिसीजन लिया जाता है, कोई भी प्रोडक्ट परचेज करना होता है, तो वो लोग अपना सजेशंस देते हैं। एक्चुअली इन्फ्लुएंसर का मतलब क्या हो गया, अपनी नॉलेज, अपनी एक्सपर्टीज वहाँ पे जो है वो बताते हैं। तो पीपल हु इन्फ्लुएंस द बाइंग डिसीजन ऑफन बाई हेल्पिंग डिफाइन स्पेसिफिकेशन एंड प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव। अब कार परचेज करना है, तो कार परचेज करने के लिए बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं, टाटा के लें, हुंडई के लें या फिर मारुति की लें, तो कौन सी कार लें और कौन सी कार लें में कौन सी स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए, यानी कि म्यूजिक सिस्टम कौन सा होना चाहिए, सेफ्टी रेटिंग क्या होनी चाहिए, माइलेज कितना होना चाहिए, ये सारी चीज़ें भी वहाँ पे जो है सजेशंस आपको लिए जाते हैं। तो वो लोग क्या कहलाएंगे, इन्फ्लुएंसर कहलाएंगे। यानी कि सपोज करिए आप टाटा की कार परचेज करना चाहते थे, लेकिन आपको जो एक्सपर्टीज थे या फिर जो भी जिनको कार की ज़्यादा नॉलेज थी, उन्होंने आपको सजेस्ट किया नहीं, आप जो है मारुति सुजुकी की कार ले लीजिए, तो वो क्या कहलाएंगे, वो इन्फ्लुएंसर कहलाएंगे। क्लियर? जो आपकी बाइंग डिसीजन में हेल्प करते हैं, जो अपनी एक्सपर्टीज नॉलेज आपको प्रोवाइड करते हैं प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए, वो इन्फ्लुएंसर कहलाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट जो रोल होता है दैट इज डिसाइडर। डिसाइडर यानी कि वो पर्सन जो फाइनली डिसाइड करता है कि कौन सा प्रोडक्ट परचेज करना है। इन्फ्लुएंसर क्या है, इन्फ्लुएंसर आपके थॉट्स को, आपको सजेशन देता है, लेकिन फाइनली डिसाइड तो किसी एक पर्सन को करना होगा। तो जो पैसा लगा रहा है, यानी कि जो पापा हैं, वो कार को परचेज करने के लिए पूरा 6 लाख 7 लाख रुपए पैसे लगा रहे हैं, तो वो डिसाइडर कहलाएंगे। वही डिसाइड करेंगे कि हाँ कौन सी कार परचेज करनी है, लेकिन उस कार को परचेज करने के लिए बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे, तो वो पूरे लोग क्या कहलाएंगे, बाइंग सेंटर कहलाएंगे। नेक्स्ट आता है अप्रूवर। अप्रूवर यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के बाइंग में केस में क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में अब सपोज करिए कि जो परचेज डिपार्टमेंट है, उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हाँ हमें एक प्रिंटर चाहिए ऑफिस में, ठीक है, तो अब उस प्रिंटर को परचेज करने के लिए पहले अप्रूवल लेना होगा। अप्रूवल किसका, हेड ऑफ डिपार्टमेंट का या फिर जो मैनेजिंग डायरेक्टर होगा या सीईओ होगा, उससे अप्रूवल लेना होता है। यानी कि उसको परचेज करने के लिए, उस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए जो अप्रूव करता है उसको हम क्या कहलाते हैं, अप्रूवर। पीपल हु अथॉराइज द प्रपोज्ड एक्शन ऑफ डिसाइडर और बायर, यानी कि जो डिसाइड कर रहा है या फिर जो बायर होता है उसके एक्शन को वो अप्रूव करता है कि ठीक है जाओ तुम खरीद लो, तो दैट इज अप्रूवर। नेक्स्ट है बायर। बायर यानी कि एक्चुअल में जो कार को जाके परचेज करता है, जैसे कि पापा ने बोला कि डिसाइड कर दिया कि ठीक है टाटा की कार आएगी और उन्होंने जो है अप्रूव कर दिया, वही अप्रूवर भी हो गए। अब जो है बायर, बायर कौन हो गया कि पापा को, डैड को इतने कार के बारे में आइडिया नहीं
नहीं है, तो उन्होंने क्या बोला कि बड़े बेटे को उन्होंने भेज दिया कि जाओ तुम कार शोरूम में जाओ और वहाँ पे परचेज करके लाओ। तो बायर कौन हो गया? वो बड़ा बेटा। तो दैट इज ऑर्गेनाइजेशन के केस में क्या हो गया कि ऑर्गेनाइजेशन के केस में अप्रूवर कौन हो गया? सीईओ। लेकिन जो बायर कौन हो गया? वो परचेज डिपार्टमेंट में जो एम्प्लॉय होगा वो बायर कहलाता है। तो वो उसने एक्चुअल में जो प्रोडक्ट को जाके परचेज करता है। तो पीपल हु हैव फॉर्मल अथॉरिटी टू सेलेक्ट द सप्लायर एंड अरेंज द परचेज टर्म, यानी कि कौन से सप्लायर से परचेज करना है और कितने रुपए में परचेज करना है, वो बायर का काम हो जाता है। क्लियर? देन आता है सेवंथ, दैट इज गेट कीपर। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के केस में कि जो इंफॉर्मेशन को आने से रोकते हैं। सपोज करें कि जो डिसीजन मेकर है, जो डिसाइड करेगा कि कौन सा प्रोडक्ट लेना है, किस सप्लायर से प्रोडक्ट लेना है, उस तक वो इन्फॉर्मेशन आने से रोक देते हैं। ये भी क्या है? बाइंग सेंटर के ही मेंबर होते हैं, लेकिन इन्फॉर्मेशन को डिसाइडर तक आने से रोक देते हैं। तो उसको हम कहते हैं गेट कीपर। तो पीपल हु हैव द पावर टू प्रिवेंट सेलर्स और इन्फॉर्मेशन फ्रॉम रीचिंग मेंबर ऑफ द बाइंग सेंटर। अब सपोज करें कि दो सप्लायर हैं, एक सप्लायर ए और एक सप्लायर बी है। ए जो है सप्लायर बी से सस्ता प्रोडक्ट जो है प्रोवाइड कर रहा है सेम क्वालिटी का, लेकिन जो गेट कीपर है वो क्या करेगा? सप्लायर बी से उसको कमीशन ज़्यादा मिल रहा होगा तो सप्लायर बी को डिसाइडर तक पहुंचा देगा, सप्लायर ए को डिसाइडर तक पहुंचने ही नहीं देगा। तो इस टाइप के लोगों को हम क्या कहते हैं? गेट कीपर कहते हैं, जो कि परचेजिंग में इन्वॉल्व होते हैं। तो यही बाइंग रोल या फिर बाइंग सेंटर होता है। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।